चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का जो हमारी अर्थव्यवस्था है इन इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राज एवं राष्ट्र की आय। ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला है आय। आय क्या होता है सुनिए। जैसे कि जब कोई व्यक्ति कमाता तो होगा उसका, जैसे हम कमाएंगे तो मेरा आय, आप कमा रहे हो तो आप कितना कमा रहे हो तो उसका वो आपका आय हो गया। आपके पापा कमा तो आपके पापा का, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि राज एवं राष्ट्र की है। राज मतलब से बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश सब राज हो गया, तो इसका है कैसे, कोई राज कैसे कमा सकता है ना। जैसे आदमी है तो कमा रहे, लेकिन राज कैसे हो, तो आदमी है नहीं। राष्ट्र यानी देश, जैसे भारत अमेरिका कनाडा वगैरह पाकिस्तान, इसका आय कैसे, इसको कैसे हम लोग आय के रूप में देखते हैं, मतलब इसमें कैसे आय आता है, ये कैसे कमाता है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें पहला है आय। ठीक है। ये सब तो आगे समझाया जाएगा कैसे होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले समझना क्या है, लास्ट में जो लिखा है आय, आय क्या है आखिर, उसके बारे में समझते हैं, आइए देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि हम सभी देखते हैं कि समाज का हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता हुआ अर्जित संपत्ति उसकी आय बन जाती है। व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय मुद्रा के रूप में अथवा वस्तुएं के रूप में भी हो सकती है। क्या कहता है इसमें, क्या हम आसपास में देखते हैं कि हर कोई कमाता है, जैसे कोई जगह पापा काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई धान काट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है। तो कोई टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसको क्या महीने बाद उसको पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलता है, वो भी तो आय कमाया। कोई मजदूरी कर रहा था, शाम को दिहाड़ी उसको मिल रहा था, वो होगी तो आय हो गया। तो इसमें क्या कहता है कि जो व्यक्ति काम से परिश्रम करके जो पैसा कमाता है उसके लिए क्या होता है, आय होता है। अब यह मुद्रा के रूप में भी हो सकता है, वस्तु के रूप में भी हो सकता है। जैसे कोई शिक्षक काम कर रहा है या कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसको क्या होता है, मजदूरी के रूप में पैसा मिलता है। लेकिन ये कोई मजदूर है, वही जो मजदूर होता है ना, जब धान की बुआई वगैरह या कटाई होता है तो उस टाइम क्या करता है, मजदूर को पैसा न दे करके हम लोग गाँव में क्या देते हैं कि चावल उसको दे देते हैं, उसके जहाज तुम्हारा आज का 5 केजी चावल ले लो जिसके बराबर हो गया। तो उसके लिए क्या हो गया, अर्जित संपत्ति जो हो गया उसके लिए उसका क्या हो गया, आय हो गया। समझ गए कि आय मुद्रा के रूप में भी हो सकता है और वस्तु के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। आगे देखिए, अर्जित संपत्ति की मौद्रिक अभिव्यक्ति आय में होती है। यानी जो भी संपत्ति आप परिश्रम के द्वारा जो कमाते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उस सभी का जो अभिव्यक्ति है वो मौद्रिक यानी मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। ठीक है। लोहे के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम आय के रूप में व्यक्त क्या कहता है कि जो भी लोग अपने परिश्रम के द्वारा और जो उनको जो परिश्रम करने के बाद जो उनको धन मिलता है, चाहे तो मुद्रा के रूप में हो या किसके रूप में, या संपत्ति यानी वस्तु के रूप में प्राप्त हो, यानी किसी के रूप में भी प्राप्त हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आय के रूप में देखते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए देखिए क्या कहता है यहाँ पे, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों के प्रत्येक व्यक्ति अथवा सामाजिक आय संपन्नता अथवा विपन्नता का प्रतीक है। देखिए संपन्नता कहने का मतलब होता है संपन्न, है ना, कितना खुशहाल, कितना आगे डेवलप है, कितना विकास है। और विपन्न कहने का मतलब ना खुश, अंदर डेवलप करने का मतलब विकासशील है, विकसित। जैसे यहाँ हो गया एक लाइन लीजिए, ठीक है, यहाँ से बेस है मतलब सबसे नीचे है, टॉप सबसे ऊपर, तो जो यहाँ पे होगा संपन्न होगा, जो यहाँ पे होगा वो विपन्न होगा, मतलब यहाँ वाला सबसे ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा अमीर होगा, ज़्यादा धनी होगा। यहाँ वाला इसके मुकाबले कम धनिक गरीब वगैरह ज़्यादा होंगे कि नहीं होगा, वही कह रहा है कि जो यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वहाँ के जो नागरिकों की जो व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय वही उस अर्थव्यवस्था के संपन्नता अथवा विपन्नता को प्रतीक के रूप में दिखाता है। ठीक है। आगे क्या कहता है, आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। क्या कहता है कि आय जो पर हम लोगों ने पढ़ा है, ये आय एक ऐसा मापने का तरीका है, मापन करने का मतलब होता है मापने का तरीका, है ना। जैसे 1 केजी 2 केजी सब मापने का तरीका क्या, जैसे लीटर, तेल को लीटर में है कि नहीं, चावल को केजी में, इस सब तरीके से स्पीड को किलोमीटर में नापते हैं ना। तो इसी आय जो है एक मापने का मापने का तरीका है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन, मतलब जिसके द्वारा हम किसी भी देश के आर्थिक की स्थिति का आकलन करेंगे कि उसका आर्थिक विकास कैसा है, कितना विकसित है, कितना अविकसित है ना, वही हम लोग इसके बारे में देखते हैं। आगे क्या है, देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। क्या कर रहा है कि जो भी देश है, राष्ट्र है, उसको
आय के आधार पर विकसित अथवा विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, कि वहाँ के आदमी कितना कमा रहा है। ठीक, भारत के राज्यों में, जैसे इसका याद रखिएगा, भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली और हरियाणा आय के आधार पर ही समृद्ध माना जाता है। जैसे भारत में जो राज्य है, जैसे गोवा है, दिल्ली, हरियाणा है, ये सब आय के आधार पर उसे समृद्ध यानी धनी माना जाता है ना, सबसे अमीर वाला राज्य है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास के निचले श्रेणी का राज्य क्या कहता है। वहीं जितना विकास गोवा में उतना विकास कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, बिहार में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। जितना धनी गोवा है उतना बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, ये सब आय का आधार पर हम लोग कह रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, इसी प्रकार विश्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देशों के समृद्ध मानना और भारत को विकास के निचले पाए पर आय के आधार पर ही रखा जाता क्या कहता है। जैसे एक मान लीजिए कि एक लाइन है, इसको से ऊपर वाला सब क्या है, विकासशील, समृद्ध, समृद्ध, धनी। इसको से नीचे गरीब है, अंडर डेवलप है, नवी विकास की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है, सब लाइन टॉप पे पहुंच चुका है। समझे, इससे कि सबके आधार आय के आधार पर है। इसी प्रकार इस वक्त भारत में गोवा, दिल्ली, हरियाणा जो राज्य है, जो स्टेट्स है, वो क्या समृद्ध है यानी धनी है, और आय के आधार पर बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश क्या है, गरीब है यानी विकास के निचले श्रेणी में रखते हैं ना। ठीक उसी प्रकार पूरे वर्ल्ड में अमेरिका और जापान जैसे देश क्या है, समृद्ध है, और वहीं भारत जैसे देश क्या है, विकास के निचले पैदान पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक अलग बात है कि विगत वर्षों में विकास की दर के कारण भारत तेजी से समृद्ध देशों की श्रेणी की ओर बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहा है, क्या एक अलग बात है कि कुछ वर्षों में हमने क्या किया कि अपने आय में प्रगति किया, मतलब आय पर 10 का मदद था 20 का माना गया, जिसके कारण हम लोग भी यार टॉप की ओर बढ़ना जा रही है। एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोग जापान और अमेरिका से नीचे ही हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ आय के बारे में प्योर डिफिनेशन क्या कहता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उन कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते क्या कहता है। कैसे कोई व्यक्ति जो शरीर से काम कर रहा हो या दिमाग से काम कर रहा हो, और उस कार्य के बदले जो भी उसका जो पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है, जो भी उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसे उस व्यक्ति क्या कहते हैं, आय कहते हैं। समझ गए इतनी, इसका मतलब ये है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भूमि की पारिश्रमिक लगान के रूप में, श्रम का परिश्रम, जैसे श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, और व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में क्या करता है। इसमें क्या हम क्या कहते हैं कि जिस प्रकार जो हम देखते हैं कि किस किस को किस रूप में पैसा यानी उसको पारिश्रमिक मिल रहा है। जैसे जो भूमि का जो पारिश्रमिक है उसको लगान के रूप में मिलेगा श्रम, जो श्रम है उसका पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में मिलेगा, है ना। जैसे कोई काम करता है उसका मजदूरी कितना होगा उसके रूप में मिलेगा। पूंजी का जो पारिश्रमिक है उसको ब्याज के रूप में, जैसे किसी को पैसा दिया तो उसका लौटाने के बाद उसको इंटरेस्ट भी तो मिलता है, तो ब्याज के रूप में हो तो उसको ब्याज देते हैं कि नहीं। जो व्यवस्थापक तथा पारिश्रमिक हो तो उसको वेतन, जैसे कोई टीचर है ना, उसको क्या मिलता है, पढ़ाता लिखाता बेचारे को लास्ट में क्या मिलता है, अंत में वेतन मिलता है कि नहीं। और जो बिजनेस मैन उद्यमी, जैसे कोई दुकान वगैरह, कोई बिजनेस, कोई फैक्ट्री है, उद्यमी का प्रशासनिक लाभ या हानि के रूप में, जैसे चाहे तो बिजनेस में दुकान में लाभ होगा या तभी हानि होगा, तो उसको पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है, लाभ या हानि के रूप। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई एग्जाम के लिए। आगे देखिए, बिहार की है, ऊपर बोले ना कि हम लोग का पढ़ना है राज्य एवं राष्ट्र क्या, तो राज्य हमारा क्या है, बिहार, उसके बारे में पढ़ना है कि बिहार किया है क्या। देखिए, बिहार अत्यंत गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है, जहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रही। देश में धनपात के आंकड़ा योजना आयोग के ने मार्च 2009 में जारी किया। क्या कहता है कि बिहार एक अत्यंत पिछड़ा हुआ राज्य है ना, जिसका कारण यहाँ क्या है, गरीबी के कारण ही पिछड़ा हुआ राज्य है। और देश में निर्धनता के अनुपात का जो आंकड़ा है वो हमारा योजना आयोग 2009 में जारी किया था। कब, मार्च 2009 में जारी किया है। इन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब। देखिए, जो योजना आयोग जो मार्च 2009 में एक रिपोर्ट जारी करता है कि देश में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है, ठीक है, तो उसमें जो बिहार हमारा है
वो उड़ीसा के बाद दूसरा सबसे बड़ा गरीब राज्य मतलब क्या है, उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब कौन सा है, बिहार है हमारा राज्य, ठीक है। जो बिहार है उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ की 4.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते। क्या कहता है, जो बिहार का जो आबादी है 4.4%, वो गरीबी रेखा के नीचे गुजर करते हैं, ठीक है, इसी कारण गरीब है। बिहार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति है पूरे देश भर में न्यूनतम, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। क्या कहता है इसमें कि जो बिहार का जो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि जो बिहार का जो प्रत्येक आदमी कमाता है, वो पूरे देश भर में जितने भी आदमी कमाता है उससे कम कमाता है, जिसके कारण उसका बचत कैसे क्या उसके कारण उसका बचत कम होता है। जैसे एक आदमी 100 रुपये कमा रहा है, ठीक, तो मान लीजिए 50 रुपये खर्चा करके 50 रुपये कमा रहा है, बचा लिया, सॉरी इतना कमाया, इतना खर्चा किया, इतना बचा लिया। लेकिन बिहार का आदमी क्या कर रहा है, तो 50 रुपये कि वो जैसे बिहार का आदमी क्या कर रहा है, कोई 50 रुपये कमा रहा है, 30 रुपये खर्च करके तो 20 रुपये ही बचा पा रहा है। तो बताइए, ज़्यादा कमाइएगा तो ज़्यादा बचाइएगा ना, और कम कमाइएगा तो कम बचाइएगा। उसी प्रकार क्या कहता है यहाँ पे देखिए कि कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या पूरे देश में न्यूनतम मतलब कम, जिसके न्यूनतम मतलब कम होता है, जिसके जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है, जिसके कारण क्या उसका जो आय है वो कम है, जिसके कारण उसका जो बचत भी है निम्न स्तर मतलब कम होता है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। क्या कहते हैं, कम जब बचाएगा तो क्या ही विकास करेगा, कुछ नहीं। इसके लिए कि यहाँ का जो पूंजी निर्माण दर भी क्या है, कम है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है। जैसे क्या कहता है, जब पूंजी दर ही कम है तो यहाँ जब विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, नए नए उद्योग कहाँ से आएगा, करने लोग पैसा कहाँ लगाएगा, इसलिए पैसा भी कम लगता है कि नहीं। जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रत्येक व्यक्ति पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। इसी प्रकार से फिर से जो बिहार का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या रहता है, निम्न स्तर पर ही कायम रहती है। जैसे इसी से देखिए आगे इसमें क्या लिखा है, इसमें देखिए जैसे में रेगनर नक्स ने गरीबी के कुछ चक्र के धारणा को बता। क्या कहते हैं कि एक रेगनर नक्स करके एगो है, क्या उसको बोलते हैं, अर्थशास्त्री है, उन्होंने गरीबी के कुछ चक्र की धारणा को बताया। बिहार राज्य भी गरीबी के कुछ चक्र का शिकार है, जिसका कारण बिहार के प्रत्येक व्यक्ति है पूरे देश पूरे भारतवर्ष में न्यूनतम। क्या कहता है कि रैगनर इसके बारे में आगे बताया गया है। ये कहते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। ये कुछ चक्र है। एक आदमी गरीब पैदा लिया, फिर ना पढ़ा लिखा रहता है, उसको बाल बच्चे पैदा करेगा, फिर वो आगे फिर शादी कर, फिर मतलब ऐसे ऐसे करते करते वो गरीबी रह जाता है, ठीक है। फिर कम कमाएगा कम बच्चा का ज़्यादा खर्चा कर देगा। तो कुछ चक्र है इसके कारण से जो बिहार का जो प्रत्येक व्यक्ति आए वो पूरे देश भर में कम है। समझ गए, ये कौन बोलते हैं, रैगनर नक्स। नक्स क्या कहते हैं, किसको बताते हैं, तो गरीबी के किस धारणा को बताते हैं रैगनर, तो गरीबी के कुछ चक्र के धारणा को बतलाते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे बताया गया है, आगे देखिए। ठीक इसके विपरीत भारत के विकसित राज्य से गोवा, दिल्ली आदि में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आय ऊंचा है, बचत एवं विनियोग अधिक तथा पूंजी निर्माण दर ऊंचा, जिसके परिणाम स्वरूप हर वर्ष व्यक्ति आय में वृद्धि होती। क्या कहता है कि जहाँ बिहार राज्य में प्रत्येक व्यक्ति आय कम है, बचत कम है, तो विनियोग कम है, वहीं जहाँ विकसित जो राज्य जैसे गोवा, दिल्ली, हरियाणा ऊपर बताया ना हम लोग, जो विकास विकसित देश आएगा घर पर सॉरी राज्य है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हाई इनकम है, मतलब ज़्यादा वहाँ के लोग कमाते हैं, ज़्यादा बचाते हैं, जिसके कारण वहाँ विनियोग और बचत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ के जो पूंजी दर निर्माण है ऊंचा होता है और वह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, जिसके कारण से आय के दर पर वह पूरे देश में समृद्ध राज्य है। समझ गए, आगे देखिए। सामान्यतः हम जानते हैं कि गरीबी को जन्म देती है, बोले ना कि हम जानते हैं कि जो गरीबी है गरीबी को ही जन्म देती है। इसी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नक्स ने गरीबी के कुछ चक्र के रूप में व्यक्त किया। जैसे गरीबी को जन्म देते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसी शब्द को, इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रैगनर नक्स। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने गरीबी के कुछ चक्र के रूप में व्यक्त किया है। किसे, आगे देखिए। जिसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अशिक्षा अथवा
अज्ञानता के कारण बच्चों के पैदाइश निधन अधिक होता है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती। क्या कहते हैं इसमें, इन्होंने इसका सार यह है, कहते हैं कि गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी और गरीबी के कारण उनकी आय कम होती। क्या कहता है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब के होने के कारण वो पैसा कम कमाते हैं, यानी आय कम है तो बचत कम होता है, और ऐसा ना होने के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती, जिससे कारण वो अशिक्षित होते हैं, और अज्ञानता के कारण वो बच्चा ज़्यादा पैदा करते हैं। मान लीजिए इस घर में 10 बच्चे प्लस 2 12 आदमी हो गया, कमाने वाला एक को कमा रहा है 100 रुपया एक दिन में, तो क्या होगा, कुछ होगा इसका? नहीं, कुछ नहीं बचेगा। 100 रुपया लाएगा, आज का सामान लाएगा, खा जाएगा, फिर सुबह काम पे जाएगा, फिर 100 रुपया कमाएगा, फिर खा जाएगा, यानी कि ये डेली जितना कमाएगा उतना डेली ही खा जाएगा, तो क्या विकास होगा? कुछ नहीं। क्या बचत होगा? कुछ नहीं। इसलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है ना, इसलिए पैसा भी कमाना ज़रूरी है, और इसी कुचक्र के कारण इसका जो अगली पीढ़ी है वो भी गरीब हो जाएगी। जैसे इसका जो बाल बच्चा 10 हुआ बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो एक अमीर हो जाएगा, नहीं, ये भी क्या होगा, गरीबी रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गरीबी का यह कुचक्र अनावरत चलते रहता है। इसका आस यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म, अब यह जो कुचक्र है वो हमेशा चलते रहता है, जिसका यह आशय है कि गरीबी हमेशा किसको जन्म देती है? गरीबी की जन्म देती है। जैसे ध्यान देखिए, कैसे उच्च व्यक्ति है, जैसे गोवा राज्य में उच्च पूंजी निर्माण होगा, मतलब ज़्यादा पूंजी वहाँ हो, ज़्यादा पैसा कमाएगा तो बचत भी ज़्यादा होगा। ऊपर एग्जाम्पल देकर समझाए थे। अधिक विनियोग होगा तो फिर से विनियोग से फिर से पैसा बनाएगा, फिर से बचत करेगा, फिर से विनियोग करेगा, ऐसे चलते रहेगा। यहीं बिहार में क्या होता है, पैसा कम है, बचत भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट दुकान इंडस्ट्री वगैरह भी कम खुलेगी, जिसके कारण फिर से पूंजी निर्माण में कमी आएगा, फिर से बचत कम होगा, फिर से कम होगा। मान लीजिए यहाँ अगर 100 रुपये का निर्माण हो रहा है, बचत 50 है, तो निर्माण मात्र 50 हो रहा है, बचत 10 हो रहा है, डिफरेंस हो गया ना। तो क्या इन्वेस्ट करेगा? 5 रुपया, यहाँ इन्वेस्ट करेगा 30 रुपया, कुछ नहीं। देखिए फिर यहाँ से पैसा कमाएगा, फिर बचाएगा, और यहाँ भी कमाएगा, यहाँ ही बचाएगा, यहाँ विनियोग का, लेकिन इसके मुकाबले कम रहेगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, भारत के सभी 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक व्यक्ति चंडीगढ़ का है। देखिए, जब हम भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के मिला के बात करें अगर हम, तो सर्वाधिक आय किसका है? चंडीगढ़ का है। लेकिन अगर इस मामले में तथा इस शीर्ष का समय विगत 5 वर्षों में बना हुआ, और जो चंडीगढ़ है ये पहला स्थान पर 5 सालों से बना हुआ। ठीक है, कि अब ये रहेगा पहला स्थान पर, यही है। देश के आय के मानकों के निर्धारण करने वाली संस्था, जो देश के आय को, जो कि आज देश में कितना प्रति व्यक्ति आय हुआ, देश कितना कमा रहा है, उसको मानकों को निर्धारित करने वाली संस्था जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे देखिए, जिसको बोलते हैं, रहता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, के द्वारा 16 सितंबर 2008 को जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार सन 2006-07 में चंडीगढ़ के प्रति व्यक्ति 70.361 रुपये रही, जबकि देश के केवल 28 राज्यों की चर्चा करें तो जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति राज्य वाला गोवा हुआ, दिल्ली बताया गया। तो क्या कहता है इसमें, जो डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, जो हमारा देश का जो आय होता है उसको जो मानक बताता है, निर्धारित करता है, उसके अनुसार अगर 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दे तो उनमें सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहेगा? बताइए, चंडीगढ़ रहेगा। लेकिन यही खाली 28 राज्यों की बात करें तो कौन कौन आ जाएगा? गोवा और दिल्ली सर्वाधिक उच्च आय यानी समृद्ध वाले राज्य आ जाएंगे। और जो 16 सितंबर 2008 को जो जारी किया गया इसके द्वारा रिपोर्ट, ये वाला इसके द्वारा, उसमें चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 70 रुपया 361 रुपया 361 पैसा रहा। ठीक है, अगर देखिए इसका ध्यान रखिए, इसको देखिए एक बार,
निदेशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2021 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति आय कितना था? इतना रुपये था, 86,054 रुपये। जबकि बिहार का वही 2021 में 28,127 था और 38 जिलों में सर्वाधिक प्रत्येक व्यक्ति आय पटना एवं न्यूनतम शिवहर में जिले का। देखिए कहता जो निदेशालय जो रिपोर्ट जारी करता है उसके अनुसार पूरे भारत का जो प्रत्येक व्यक्ति आय है उसको 86,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। लेकिन वही जो बिहार का जो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि बिहार में एक आदमी कितना कमा रहा है? तो 28,127 रुपया। और बिहार के जो 38 जिला है तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा जिला का आदमी कमा रहा है? तो पटना का। और सबसे कम कहाँ कमा रहा है? तो शिवहर जिले का, ठीक है। इसको याद रखिए। क्या कहता है कि निदेशालय के ताज़ा आंकड़ों में गोवा का प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपये था, तो दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय 50,565 रुपये बताया गया। और तीसरे स्थान पर इस बार हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ा। अब इस बार क्या हुआ कि हरियाणा जो था वो पंजाब को पीछे छोड़कर हरियाणा से आगे निकल गया। 2008-9 में बिहार के केंद्रीय संसदीय संगठन CSO के अनुसार 11.3% यानी प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर जो गुजरात के 10.5% के बाद दूसरा। क्या कहता है जो CSO जिसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उसके अनुसार 11.3% राष्ट्रीय व्यक्ति आय दर्ज किया किसमें? हरियाणा में। जबकि गुजरात का कितना? 11.5% दूसरा है के बाद दूसरा है, ठीक है। इस तरह बिहार में पिछड़ेपन का चला तैयार कर विकास को उन्मुख। अब इसी प्रकार जो बिहार है अब वो अब पिछड़ेपन से विकसित की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, समझ गए। इसका जो 11.3% है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति में वो बिहार का है, जो गुजरात के बाद 0.2% खाली आगे। जैसे इसका 11.5 है, इसका 11.3% में वृद्धि है, ठीक है। इसको 2% मात्र पीछे है गुजरात से बिहार। याद कर लेंगे तो गुजरात के बराबर आ जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। ये किसने बताया? CSO ने बताया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय है, ठीक है। वो लगता है आज के लिए बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो गया, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या राष्ट्रीय है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग दोहरा देते हैं, देखिए आज दोहराते हैं। बताइए बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा, कौन सा जिला के लोग सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति पैसा कमा रहा था? पटना का सबसे कम शिवहर जिला का, ठीक है। 2020-21 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना? 28,127 रुपया। पूरे भारत का 86,054 रुपया, ठीक है। बताइए 2008-9 में बिहार में CSO यानी केंद्रीय संगठन ने कितना परसेंट प्रति व्यक्ति वृद्धि दर्ज की? 11.03% इकोनॉमी, ठीक है। और बताइए कि जो देश का जो आय के जो मानक निर्धारित कौन सा संस्था करती है? तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। चलिए बताइए टोटल 28 राज्य अवार्ड केंद्र शासित प्रदेशों में सब को मिला दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय सबसे ऊंचा स्थान पे कौन सा है? चंडीगढ़। लेकिन खाली अगर हम लोग 28 राज्य को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पे कौन है? तो यहाँ देखिए कौन है? गोवा और दिल्ली है, ठीक है। इस पर याद रखिएगा, हमने अभी पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। गरीबी के कुचक्र के बारे में कौन बताया? तो रैगनर नक्स ने बताया। किसने बताया? रैगनर नक्स ने बताया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्या बताया उन्होंने। ये रैगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र के बारे में बताया, ठीक है। क्या हम लोगों ने पढ़ा ये याद रखिएगा, ब्याज के रूप में, है ना। भूमि का जो पारिश्रमिक लगान के रूप में मिलता है, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, इसको याद रखिएगा। हम लोग बताया अभी आप लोग की थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। बिहार की आय सबसे निम्न स्तर पर है, हम लोग बताया है ना। यहाँ जो बिहार का जो 41.4% आबादी है गरीबी रेखा के नीचे गुजर बस करती है। और जो बिहार है वो उड़ीसा के बाद दूसरा सर्वाधिक गरीब राज्य है, हमने बताया ना। 2009 में जारी किया गया था उसके अनुसार। आगे देखिए प्रति व्यक्ति आय का जो डिफिनेशन है इसको याद रखिएगा, हम लोग को पढ़ा दिया है। अब आय के आधार पर गोवा, दिल्ली, हरियाणा सबसे समृद्ध है और बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश निचले श्रेणी में आते हैं, निम्न श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में अमेरिका देखिए 20 में अमेरिका और जापान जैसे जो देश समृद्ध आते हैं, अमेरिका जापान जैसे देश। अब भारत
विकास के निचले पायदान पे आता है, किसका आधार पर? आय के आधार। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, शुरू करेंगे। ठीक है।